हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप सारे बच्चे जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होंगी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो छोटे छोटे चैप्टर्स, टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई। चैप्टर का साइज छोटा है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई आपको नहीं आता तो जीएसटी कब भरना है और कितना भरना है, इसमें दिक्कत हो जाती है। टाइम ऑफ सप्लाई बेसिकली क्या है, शुरुआत टाइम ऑफ सप्लाई से करेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई खत्म करने के बाद वैल्यू ऑफ सप्लाई से करेंगे। एज ऑलवेज एकदम स्मार्ट, एकदम सिंपल, एकदम जबरदस्त तरीके से इसको अपन खत्म कर देंगे। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, इसके नाम में ही इसका मतलब शामिल है। सप्लाई का टाइम, सप्लाई कब हुआ ये बताएगा आपको अपना चैप्टर। कब सप्लाई हुआ, क्योंकि जो मंथ में सप्लाई होगा उस मंथ के अगले मंथ की 20 तारीख को, उस मंथ के अगले मंथ की 20 तारीख को आपको अपना GSTR 3B के अंदर टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। तो टैक्स कब पे करना है ये समझने के लिए, ये जानने के लिए जरूरी है ये समझना कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, सप्लाई कब हुआ। सप्लाई कब हुआ ये समझना जरूरी है, क्योंकि जब सप्लाई होता है, जिस महीने में सप्लाई होता है उसके अगले महीने की 20 तारीख को हमको जीएसटी भरना है अपने 3B के अंदर। ठीक है, GSTR 3B यहां तक सबको पता होना चाहिए। ठीक है, अब सप्लाई पढ़ने के पहले एक बार ये चीज समझो। देखो चार्ट आपके स्क्रीन के ऊपर है। पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जब अपन सप्लाई कब हुआ ये देखते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है इनवॉइस का। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है इनवॉइस का कि भैया इनवॉइस कब इशू करना चाहिए था, उसका ड्यू डेट क्या है। तो इसके लिए मैंने टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर ही इशू ऑफ इनवॉइस का टाइम लिमिट डाल दिया है, सेक्शन 31। वैसे ये इनवॉइस के चैप्टर में आता है बट इसको मैंने टाइम ऑफ सप्लाई में डाल दिया, क्योंकि बिना टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस समझे आप टाइम ऑफ सप्लाई नहीं समझ सकते। तो पहले अपन क्या समझेंगे कि भैया इनवॉइस कब इशू करना पड़ता है, क्योंकि इनवॉइस इशू करने का जो डेट है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए। क्लियर है? ओके। अब देखो मैंने इसको बड़े सिंपल तरीके से रख रखा है। यहां पे सारा का सारा गुड्स का है और इधर साइड में पूरा का पूरा सर्विस का है। ठीक है, तो अपन देखते हैं टाइम ऑफ सप्लाई, सॉरी टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस। सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में आपको इनवॉइस कब इशू करना पड़ता, तो सेक्शन 31(1) कहता है कि अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है, सप्लायर गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह लेके जा रहा है, मूवमेंट इन्वॉल्व है, तो जब गुड्स रिमूव होते हैं सप्लायर के गोडाउन से उस वक्त या उसके पहले आपने इनवॉइस इशू कर देना है। अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो रिमूवल ऑफ गुड्स के पहले आपको इनवॉइस इशू करना है, या एट द टाइम ऑफ रिमूवल गुड्स का इनवॉइस आपको इशू करना है। अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, मतलब अपन ओवर द काउंटर सेल कर रहे हैं, तो जब गुड्स की अपन ने डिलीवरी दिया या जब गुड्स हमने जो रेसिपिएंट है उसको अवेलेबल करवा के दिया, जैसे आप आए मेरे पास में, ये मेरा फोन का काम है, ठीक है, तो ये फोन का इनवॉइस मेरे को कब देना पड़ेगा। क्या ये फोन मैं आपके घर पे डिलीवर करवा रहा हूं? नहीं नहीं, मेरा काउंटर सील है। आप आए, आपने ये फोन पसंद करा और अब मैंने आपको ये फोन दिया, तो जब मैं फोन दूंगा ये कब दूंगा, इनवॉइस देने के पहले, मतलब सॉरी, इस फोन को जब मैं आपको डिलीवर करूंगा उसके पहले आपको इनवॉइस बनाना पड़ेगा। तो ये टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस है। इनवॉइस इशू करना मतलब इनवॉइस बना के आगे वाले को दे देना। ठीक है, तो देखो सिंपल सा है, अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स के पहले या उसके वक्त आपको इनवॉइस बनाना पड़ेगा। अदर केसेस में जहां पे मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो वो केस में जब गुड्स डिलीवर करते हो आप रेसिपिएंट को या बायर को, तो उसके वक्त या उसके पहले आपको इनवॉइस बनाना पड़ेगा। क्लियर है? ये गुड्स की बात चल रही है। अगर कंटिन्यूअस सप्लाई है गुड्स का, दूध वाला जैसे रोज दूध लाके देता है, वैसे नॉर्मली बात अभी दूध वाले की नहीं कर रहे, कोई भी गुड्स जो आपको रिकरिंग वक्त पे मिल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स से फॉर एग्जांपल, न्यूज़पेपर पे जीएसटी नहीं लगता, पर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। न्यूज़पेपर वाला आपको रोज रोज लाके दे रहा है, हाँ जी। सर्विस के केस में इंटरनेट कनेक्शन वाला आपको रोज इंटरनेट दे रहा है, तो क्या आपको रोज रोज इनवॉइस बनाएगा? क्या रोज इनवॉइस बनाएगा? सोचो, दूध वाला आया, भैया इनवॉइस, भैया इनवॉइस, भैया इनवॉइस। न्यूज़पेपर वाला है, भैया 6 रुपए, भैया 6 रुपए, इनवॉइस इनवॉइस। नहीं, ऐसे नहीं होता है। तो जब कंटिन्यूअस सप्लाई होता है तो एक टाइम डिसाइड करते हैं जब आप उसको पेमेंट इशू करते हैं, बराबर है, या फिर वो स्टेटमेंट आपको इशू करता है, मतलब बिल इशू करता है। जैसे पोस्टपेड, अगर किसी के पास फोन है तो मंथ के एंड में पोस्टपेड का आपको बिल आता है, वो पूरा स्टेटमेंट आता है कि भैया कितने कितने चार्जेस हुए, जिसके लिए आपको पेमेंट देना पड़ता है।
तो कहते हैं भैया जो स्टेटमेंट इशू कर रहे हो या पेमेंट जब मिल रहा है उसके पहले या उस वक्त आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, और यहां पे सक्सेसिव स्टेटमेंट्स और पेमेंट इन्वॉल्व हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हर महीने के महीने पेमेंट देना पड़ता, हर महीने के महीने आपको स्टेटमेंट आता है कि भैया इतना इतना आपने यूज करा है। तो जब वो पेमेंट देने की बारी है या जब स्टेटमेंट आता है उसके वक्त या उसके पहले आपको इनवॉइस इशू कर देना पड़ेगा। ठीक है, अरे सिंपल सी बात समझो ना, दूध वाला महीने भर आपको दूध ला के दिया, बराबर है। अब आप उसको पेमेंट कब दोगे, वो आपको इनवॉइस देगा, बाद में आप उसको पेमेंट दोगे, तो उसको इनवॉइस कब इशू करना है, जब पेमेंट की बारी आती है। मंथली पेमेंट है ना, तो मंथली उसको इनवॉइस इशू करना है। तो समझ लो 30 तारीख को पेमेंट मिलता है तो उसको 30 तारीख को या उसके पहले इनवॉइस इशू कर देना पड़ेगा ये महीने की सप्लाई का। डन है, ओके। थर्ड, गुड सेंड ऑन अप्रूवल। ये पता है सामान ले जाता हूं, मम्मी को पसंद आया तो रखूंगा, नहीं तो वापस ला दूंगा। तो ये केस में इनवॉइस कब इशू करते हैं, क्योंकि जब हमने उसको गुड्स बेचे तब वो गुड्स खरीद थोड़ी ले गया था, वो तो गुड्स लेके गया था ऑन अप्रूवल बेसिस कि मम्मा को पसंद आए तो भैया मैं रखूंगा, नहीं तो आपको वापस लूंगा। तो फिर ये केस में हमने इनवॉइस कब इशू करना है, तो कहते हैं जब आगे वाला बंदा उसने सप्लाई को एक्सेप्ट कर लिया, उसने आपको फोन करके बोल दिया भैया क्या शर्ट दिया आपने, मम्मी को बहुत पसंद आ गई, एक्सेप्टेंस दे दिया। या फिर वो एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा है साल भर, तो क्या साल भर रुकोगे इनवॉइस इशू करने के लिए? साल भर सामान ले गया, अभी तक साल भर उसने सप्लायर ने आपको बताया नहीं कि मशीन रखने वाला है कि वापस ला देने वाला है, तो क्या आप साल भर रुकते बैठोगे ये बोल के कि भैया उसका अभी तक हाँ आने का है, उसका अभी तक एक्सेप्टेंस आने का है? नहीं, नहीं रुकोगे। कितना दिन रुकोगे? 6 महीने रुकोगे। जब आपने गुड्स को रिमूव करे, मतलब जब गुड्स आपके पास से गए उसके 6 महीने के अंदर इनवॉइस इशू करना है। मतलब अगर उसका एक्सेप्टेंस आ गया 3 महीने में, जब रिमूवल था, जब वो सामान लेके गया उसके 3 महीने के अंदर उसका एक्सेप्टेंस आ गया, तो ये 3 महीने या उसके पहले आपको इनवॉइस इशू कर देना है। यूजुअली 3 महीने का जो दिन होता है ना, उसी दिन को इनवॉइस का डेट मानते हैं, क्योंकि उसने जब हाँ बोला तभी तो इनवॉइस इशू करेंगे ना रे भाई। हाँ, बट अगर उसने 6 महीने तक हाँ ही नहीं बोला तो क्या रुकते बैठेंगे उसके एक्सेप्टेंस के लिए? नहीं, हम जो 6 महीने का टाइम है उसके अंदर इनवॉइस इशू कर देंगे। तो इस तरीके से बन के आता है डेट ऑफ acceptance by the buyer or 6 months from the date of removal, whichever is earlier, आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ये दो डेट निकालना, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और डेट ऑफ रिमूवल से 6 महीने बाद। ठीक है, दोनों में से जो भी अर्लियर है इस टाइम को या इसके पहले आपको इनवॉइस इशू करना था। अगर उसने अभी तक कुछ भी बोला ही नहीं है, एक्सेप्टेंस आया ही नहीं है, ना आया ना आया, तो फिर वो केस में क्या करेंगे? तो 6 महीने में आपको इनवॉइस इशू कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 केस थी, 1 2 3। क्या था भैया एक बार फिर से बता दो। जनरल केस में क्या होगा कि भैया अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो रिमूवल ऑफ गुड्स के पहले इनवॉइस इशू करना है। अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो वो केस में जब आप गुड्स को डिलीवर करते हो या अवेलेबल करवा के देते हो उसके पहले आपको इनवॉइस इशू करना है। अगर सक्सेसिव कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स है तो वो केस में जब सक्सेसिव पेमेंट या सक्सेसिव स्टेटमेंट या पेमेंट मिल रहा है आपको, तो जब वो पेमेंट मिलने की डेट है उसके पहले आपको इनवॉइस इशू कर देना पड़ेगा। और तीसरा, गुड सेंड ऑन अप्रूवल के केस में डेट ऑफ एक्सेप्टेंस बाय द बायर और 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल व्हिचएवर इज अर्लियर, आपको इनवॉइस इशू कर देना है। ये इनवॉइस इशू करने की ड्यू डेट है या फिर टाइम लिमिट है, इतने टाइम तक आपको इनवॉइस इशू कर देना पड़ेगा। अगर आपने टाइम लिमिट तक इनवॉइस को इशू नहीं करा तो लफड़े होने वाले हैं। अपन देखेंगे आगे क्या लफड़े होते हैं। ठीक है, ओके। अब सर्विस के केस में क्या है? तो सर्विस के केस में सिंपल सी बात है, कहते हैं जब आपने सर्विस सप्लाई करी, सप्लाई करने के 45 डेज और 30 डेज, बैंक के लिए 45 डेज, अदर्स के लिए 30 डेज। गुड्स के केस में रिमूवल के पहले इशू करना था, बट सर्विस के केस में सर्विस देने के बाद में 30 डेज तक आप इनवॉइस को इशू कर सकते हो। और सर सर्विस के पहले करना है तो अब भाई सर्विस देने के पहले इनवॉइस इशू कर दो, अब कर दो इशू, आदमी पेमेंट थोड़ी देगा, और कर भी दिया तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर इनवॉइस आपने सर्विस देने के पहले इशू करा, सर्विस देते वक्त इशू करा, कोई दिक्कत नहीं। बट 30 डेज सर्विस देने के बाद में 30 डेज में आपको इनवॉइस को कंपलसरीली इशू करना ही पड़ेगा। नहीं इशू करे तो लफड़े होंगे, आगे बताऊंगा क्या होगा। बट अगर आप बैंक, इंश्योरेंस या एनबीएफसी हो, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी या एनबीएफसी हो, तो वो केस में आपको टाइम लिमिट थोड़ा ज्यादा मिलता है 45 डेज का। क्लियर बात? हाँ जी।
नॉर्मल केस में 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू करना है फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज, बट बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस कंपनीज को 45 डेज का टाइम लिमिट है। सर्विस देने के 45 डेज के अंदर इनको इनवॉइस इशू करना पड़ता। ठीक है, क्या हम ये टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हैं? नहीं, हम ये पढ़ रहे हैं टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस ऑफ सर्विसेज, क्योंकि ये जरूरी है टाइम ऑफ सप्लाई में। अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है, अब ये इसके क्या एग्जांपल है? इंटरनेट वाला, कितने कितने एग्जांपल्स हैं? इंटरनेट वाला, मैं, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, रेगुलर कोर्स, फिर फास्ट ट्रैक कोर्स, फिर रिवीजन कोर्स, फिर क्वेश्चन बैंक, फिर राइटिंग प्रैक्टिस, फिर मैराथन, फिर एग्जाम डे। अरे भाई इतना क्या? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है। ठीक है, खैर मेरी कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो यहां पे सीधा आपको 3 केस पूछते हैं, 1 2 3। पहला पूछा है, बताइए कि जो पेमेंट का ड्यू डेट है क्या वो असर्टेनेबल है? मतलब आपको पता है कि पेमेंट किस दिन देना है। अगर आपको पेमेंट का डेट पता है तो पेमेंट की डेट जब आती है उसके पहले या उस दिन आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। मतलब जैसे एयरटेल वालों को मालूम है कि भैया पेमेंट का डेट है 1 तारीख, तो उनको 31 या उसके पहले इनवॉइस इशू करना पड़ता। अगर पेमेंट का डेट पता नहीं है, पेमेंट का डेट पता नहीं है, मतलब ऐसा पेमेंट कब देंगे ये डिसाइड नहीं हुआ, तो भैया जिस दिन वो आदमी पेमेंट लाके देता ना तुमको, एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, उस वक्त आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। उसके पहले कर दिया तो अच्छी बात है, बट जब पेमेंट रिसीव कर रहे हो तब तो करना ही पड़ेगा। देखो फर्स्ट केस में क्या था, पेमेंट का डेट पता है कि इस दिन पेमेंट करना पड़ता, ड्यू डेट पेमेंट का पता है, मतलब बात हो रखी है कि 1 तारीख के 1 तारीख को तू पैसे देगा। अब जब पेमेंट का डेट, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट असर्टेनेबल है, पता है, सर्टन है, तो वो केस में उसने 1 तारीख को पैसा दिया ना दिया, उसके पहले आपको इनवॉइस देना पड़ेगा। ठीक है ना, ड्यू डेट पता है, अब पेमेंट दिया ना दिया वो अलग बात है, बट आपको डेट पता है ना, हाँ, तो उसके पहले आप इनवॉइस इशू कर दो या उस दिन इनवॉइस इशू करो। बट सेकंड केस बोलता है कि भैया हमको पेमेंट का डेट ही नहीं पता। अब पेमेंट डेट ही नहीं पता तो फिर कैसे इनवॉइस इशू करेंगे? तो कहते हैं भैया जब वो आगे वाला आदमी पेमेंट लेके आएगा ना, उस वक्त आप इनवॉइस इशू कर देना, उससे लेट मत करना। ठीक है, तीसरा, पेमेंट इज लिंक्ड टू कंप्लीशन ऑफ इवेंट। अगर आपका जो पेमेंट है ये इवेंट के कंप्लीशन होने पे लिंक्ड है, मतलब कि भैया देखो कंस्ट्रक्शन सर्विस में क्या होता है, एक फ्लोर हुआ तो आपको 10% पैसा देना है, दूसरा फ्लोर हुआ तो आपको 30% देना है, तीसरा फ्लोर हुआ तो आपको 50% देना है। ठीक है, फिर पूरी की पूरी बिल्डिंग बन गई, आपको 70% देना है, फिर टाइलिंग का काम हुआ, टाइल्स लग गई है, स्लैब बन गए हैं, तो आपको 90% पैसा देना है। यहाँ पे पेमेंट का जो लिंक्ड है वो कंप्लीशन पे है। अगर फर्स्ट फ्लोर बना तो ही 10% पैसा देना है या 20% पैसा देना है, तो मैं 20% पैसा कब दूंगा? जब फर्स्ट फ्लोर बनेगा। तो कहते हैं भैया आपको पता है ना, जैसे ही फर्स्ट फ्लोर बना आपको 10% पैसा मिलने वाला है, तो जैसे ही फर्स्ट फ्लोर बना, जैसे ही वो इवेंट कंप्लीट हुआ, उस वक्त या उसके पहले आपको इनवॉइस इशू कर देना है, अपडेट इनवॉइस इशू कर देना है। बट अगर कंप्लीशन होने के बाद में आपने इनवॉइस इशू करा तो जमेगा नहीं, टाइम लिमिट के बाद का इनवॉइस कहलाएंगे वो। ठीक है, तो देखो क्या 3 सिचुएशन है कंटिन्यूअस सप्लाई में। अगर ड्यू डेट पता है तो ड्यू डेट के पहले आपको इनवॉइस इशू करना है, ड्यू डेट नहीं पता तो जब आगे वाला आदमी पेमेंट ला देगा उस वक्त आपको इनवॉइस इशू करना है। और तीसरा, अगर पेमेंट जो है वो लिंक्ड है किसी इवेंट के कंप्लीशन के ऊपर, तो जैसे ही वो इवेंट कंप्लीट होता है उस वक्त आपको इनवॉइस इशू कर देना है। क्लियर है बात? ओके। अब ये वाला केस, सर्विस सीजेस बिफोर कंप्लीशन ऑफ सप्लाई। सर्विस खत्म हो गई, सप्लाई खत्म होने के पहले, सप्लाई कंप्लीट होने के पहले सर्विस देना आपने बंद कर दिया। जैसे मैंने मान के चल लो, अब मेरा आपसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि मैं आपको 6 महीने पढ़ाऊंगा, 12,000 रुपए लूंगा, मतलब हर महीने के 2,000 रुपए है, लेट्स अज्यूम। अब 2 महीने के बाद आप इतने वाहियात बच्चे थे, मेरे को लगा इसको पढ़ाना असंभव है, मैंने तुमको तुम्हारी फीस रिफंड कर दी। मैंने बोला भैया देख 2,000 के 2 महीने के 4,000 रुपए मैंने लिए, बचे हुए 8,000 देखो तेरे वापस, मैं तेरे को सर्विस नहीं दूंगा। सप्लाई कंप्लीट होने के पहले, सप्लाई कब कंप्लीट होता था? जब मैं आपको पूरे 6 महीने पढ़ाता था, बट मैंने 6 महीने नहीं पढ़ाया, आपको 2 महीने के अंदर ही सर्विस को खत्म कर दिया, मतलब अब नहीं दूंगा। तो भैया जो मैंने आपको 4,000 रुपए का पढ़ाया है, इसके लिए तो मेरे को इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। हाँ, और ये इनवॉइस कब इशू करूंगा? सर्विस खत्म होने के पहले।
अब आपको छोड़ दिया 6 महीने बाद इनवॉइस इशू करूंगा क्या? नहीं, बोले 2 महीने पढ़ाया ना तुमने, 2 महीने का 4,000 रुपए का इनवॉइस इशू कर दो, खत्म है विषय। इशू इनवॉइस व्हेन सप्लाई सीजेस एंड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई मेड बिफोर सच सीजेशन। जितना आपने सप्लाई करा है उतने का ही इनवॉइस बनाना है। और कब बनाना है? सप्लाई खत्म होने के पहले या जब 2 महीने खत्म हो गए तब, अपने केस में। क्लियर है बात? हाँ जी। अब ये था टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, गुड्स के केस में, सर्विस के केस में। एक बार ये पूरे के पूरे चीज को, अच्छा मैं ये वाला पॉइंट खत्म कर देता हूं। डेट ऑफ पेमेंट, देखो पेमेंट के वक्त है ना कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि पेमेंट के केस में 2 चीजें आ जाती है, एक आती है बुक एंट्री और एक आती है बैंक एंट्री। ये लैंग्वेज में मत जाओ, 2 चीजें आती है। एक आती है बुक एंट्री, मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री हुई, और दूसरा आती है जब वो बैंक अकाउंट में क्रेडिट या डेबिट हुए। तो हो सकता है आपने बुक एंट्री कर दिया पर बैंक अकाउंट में डेबिट ही नहीं हुए या क्रेडिट ही नहीं हुए, 2 दिन बाद क्रेडिट हुए। सैटरडे को आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर दिया बट क्रेडिट हुए बैंक ऑफ अकाउंट में मंडे को। तो पेमेंट किसको मानना? बुक्स ऑफ अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो बोलते हैं विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी अर्लियर रहेगा उसको मानना। अब बच्चे ना इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं कि सर बुक्स ऑफ अकाउंट किसकी, रेसिपिएंट की या इसकी, सप्लायर की, बैंक अकाउंट में क्रेडिट होना कि डेबिट होना। तो मैं आपको बताना चाहता हूं भैया, एक बुक्स ऑफ अकाउंट है और दूसरा बैंक अकाउंट है, दोनों में से जो भी अर्लियर है उसको आप डेट ऑफ पेमेंट मान लेना, अपना दिमाग मत लगाना, नहीं तो परेशान हो जाओगे कि सप्लायर है रेसिपिएंट है। जहां आरसीएम वाला केस है वहां पे मैं आपको समझाऊंगा, बट आप मेरी बात इतनी मान लो। बच्चे क्या करते हैं मालूम है क्या? दिक्कत यहां पे बच्चे है ना काम की चीज को छोड़ के पूरे रिकामी बातें करते हैं। भैया टाइम ऑफ सप्लाई 75% बच्चे डरते हैं इससे। क्यों मालूम है क्या? इसके अंदर बहुत सारी चीजें याद करनी है और बच्चे को क्या है, बच्चों को फालतू की बातें। सर फिर बैल को मारा तो एग्जम्प्ट है क्या? घोड़ा पाले तो एग्जम्प्ट नहीं है ना, एग्रीकल्चर में नहीं आता। बट गधे को पाला तो फिर क्या होगा? अबे गधे वो तेरे काम का ही नहीं है भाई, तू इतना काहे को दिमाग में डाल रहा है? गधा गधा है, तू है क्या? नहीं। तो फिर ये सिंपल सी चीज है, इसको ध्यान रखो। अगर अननेसेसरी आप उसको ओवरथिंक करोगे ना तो फिर गड़बड़ होगी। ठीक है, हाँ तो ये लिखा है डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट मतलब क्या है? डेट ऑन विच पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और क्रेडिटेड फ्रॉम बैंक अकाउंट ऑफ द रेसिपिएंट। आरसीएम के लिए उल्टा है, इसमें क्रेडिट हो रहा है, आरसीएम में डेबिट होगा। ठीक है, यहां पे समझना है ये बात। ठीक है, अब मैं चाहता हूं एक बार आप ये पूरा का पूरा पढ़ लो, आपको ये सबसे सिंपल लगेगा। भाई मैं कह रहा हूं ना, मैंने इसको इतना सिंपल बना रखा है, ऐसे खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूं बट जेन्युइनली मेहनत कर रखी है इस पे तगड़ी वाली। आपसे गुजारिश है कि एक बार इसको पॉज करके पढ़ लीजिए। चलो आई होप ये आपने पढ़ लिया होगा। अब आते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर, बड़ा सिंपल सा पॉइंट। प्लस ऑल थैंक्स टू नोटिफिकेशन नंबर 66/2017, बट इसके अंदर एक छोटा सा अमेंडमेंट भी आ रखा है। ठीक है, देखो अपन देखते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। तो पहला सवाल चिल्ला चिल्ला के आया कि सर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म वाले या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाले। तो मैंने कहा भैया दोनों का अलग अलग है। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में सप्लायर जीएसटी पे करेगा और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा। तो दोनों के लिए जो कंसीडरेशन होनी चाहिए, जो चीजें हमने कंसीडर करनी चाहिए वो अलग अलग होनी चाहिए। तो हमने पहले देखना है कि नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म या फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म इज इक्वल टू ए, सुन लो मेरी बात, पहले पूरी बात सुन लो। इनवॉइस डेट मतलब जब इनवॉइस इशू करा, और बी पेमेंट डेट। ये 2 चीजें नॉर्मली सेक्शन में लिखी है कि भैया इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट। अब ये जैसे ही था ना तो बहुत बड़ा भसड़ मच गया, ये जैसे ही था तो बहुत बड़ा भसड़ मच गया, ये बोल के कि भाई साहब अगर हमको पेमेंट डेट पे जीएसटी का टाइम ऑफ सप्लाई आ गया और हमको भरना पड़ा पेमेंट के बेसिस पे, तो जो हमारे एडवांसेस है इन पे जीएसटी लगेगा। हाँ, और वो चाहते नहीं थे पहले कभी भी, चाहे एक्साइज हो, चाहे वैट हो, चाहे सीएसटी हो, एडवांस बेसिस पे
इनडायरेक्ट टैक्सेस का पेमेंट नहीं होता था गुड्स के केस में। तो एडवांसेस पे अगर जीएसटी लग जाएगा तो भैया बहुत सारे सप्लायर लोग नाराज हो गए, तो उनके लिए एक नोटिफिकेशन लाया गया, नोटिफिकेशन नंबर 66 2017 में लाया गया था। यह कहता था कि भैया अगर नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म है, मतलब सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, फॉरवर्ड चार्ज की बात कर रहे हैं, रिवर्स चार्ज की नहीं, तो ये पेमेंट डेट को हम इग्नोर कर देंगे। तो अब टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म इज ओनली डेट ऑफ इनवॉइस। तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। अब यहां से बात होती है, ये बात क्लियर है कि भैया गुड्स के केस में एडवांस पे जीएसटी नहीं लगता। नहीं तो मान लो ना कि पेमेंट मिल गया, अभी तक इनवॉइस इशू नहीं करा, इनवॉइस 2 महीने बाद इशू करूंगा, अब मेरे को उसको सप्लाई भी 2 महीने बाद करना है गुड्स, बट मैंने पेमेंट लेके रख दिया। मैंने बोला देखो भैया अपने पास जो सामान है ना ये एकदम करारा है, आपको पूरा मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, आपको एडवांस देना पड़ेगा 2 महीने पहले, तब जाके सामान मिलेगा। अब आगे वाले ने दिया एडवांस, अब मेरे को एडवांस मिल गया 2 महीने पहले। अब जब पेमेंट एडवांस मिल गया मतलब पेमेंट मिल गया, और पेमेंट मिल गया मतलब वो चीज जो मैं 2 महीने बाद सप्लाई करने वाला था उसमें मेरे को अभी जीएसटी भर रहा है। हे भगवान मैं तो मर गया। सारे के सारे ट्रेडर लोग, व्यापारी लोग नाराज हो गए। तो उनके लिए ये नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 लाया गया, जो बोलता है कि भैया पेमेंट डेट को हम इग्नोर करके चलेंगे गुड्स के केस में, सर्विसेज के केस में इसको इग्नोर नहीं करे भाई। एडवांस अगर सर्विसेज के लिए मिलता है तो उस पर जीएसटी लगता है, उसकी बात आगे करेंगे। अब तो बचा क्या है, अपना बचा क्या है, इनवॉइस डेट बची है, मतलब डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। अब जब डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बोला है, अब हो सकता है कि ये बंदा इनवॉइस इश्यू ही ना करे। अगर ये बंदे ने इनवॉइस इश्यू ही ना करा तो क्या इसको जीएसटी लगेगा ही नहीं। ये बोलेगा कि भैया देखो टाइम ऑफ सप्लाई, जब सप्लाई का टाइम हो जाएगा, मतलब जब सप्लाई हुआ ऐसा माना जाएगा तब मैं जीएसटी दे दूंगा। और सप्लाई कब माना जाएगा, जब इनवॉइस इशू कर रहा हूं मैं, बट मैंने तो अभी तक इनवॉइस इशू करा ही नहीं है, तो मैं जीएसटी कैसे भरूंगा, नहीं भरना चाहता हूं मैं, क्योंकि आपने बोला इनवॉइस डेट। इसीलिए बी पॉइंट कहता है कि भैया अगर टाइम लिमिट के अंदर इनवॉइस नहीं भरा आपने तो फिर बी पॉइंट आएगा, ये बोलेगा लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, लास्ट डे जब इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था। और यहां पे काम आता है सेक्शन 31 की इनवॉइस कब इशू होना चाहिए, समझे। अब हमने गुड्स को रिमूव करा, मूवमेंट इन्वॉल्व है, रिमूवल हुआ 15 अगस्त के दिन, तो क्या कहता है इनवॉइस कब इशू होना चाहिए, 15 अगस्त या उसके पहले। बट हमने 15 अगस्त को इशू ही नहीं करा, तो क्या बैठेंगे। हमने इनवॉइस कब इशू करा, 20 सितंबर को इशू करा, एक्चुअल इनवॉइस इशू करा है 20 सितंबर को, तो क्या 20 सितंबर को टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे, बोले नहीं 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 नहीं, लास्ट डेट कब थी इनवॉइस इशू करने की, 15 अगस्त, तो 15 अगस्त को ही टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड व्हिचएवर इज अर्लियर। पेमेंट को नहीं देखना है गुड्स के केस में, ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने यहां पे लिखवा दिया है, ठीक है। फॉरवर्ड चार्ज अर्लियर ऑफ ए और बी, 12/2, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस इज टू बी इशूड। नो जीएसटी ऑन एडवांसेस रिसीव्ड फॉर गुड्स, नोटिफिकेशन नंबर 66/2017। बट जब स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम की बात होती है, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, कैसीनो, और अभी जो आया है मोस्ट फेमस ऑनलाइन मनी गेमिंग, उसके केस में एडवांस की तो बात ही नहीं होती है। उसके केस में पैसा दो और गेम खेलो, बराबर है ना। हाँ, जीते तो लॉटरी जीत रहे हो, बाद में जीतोगे ना, पर पहले लॉटरी देनी पड़ेगी, पैसा देना पड़ेगा, तो वो एक्शनेबल क्लेम्स। और उसके केस में जैसे ही पैसा मिलेगा आपको उस पर टैक्स भरना पड़ेगा, जैसे ही पैसा मिलेगा आपको उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। तो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स के केस में नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 एप्लीकेबल नहीं होता, मतलब ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम वालों को रिलीफ नहीं है, और ये लोग चिल्लाएंगे भी नहीं, इनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि इनको जैसे ही पैसा मिल गया वैसे ही उस पे का जीएसटी भर देंगे। ठीक, किसको पैसा मिला, अरे लॉटरी का जो आदमी सेल सप्लाई करता है, जब आप लॉटरी की टिकट खरीदने जाओगे तो आप पैसा दोगे ना, हाँ, तो उसको पैसा मिल गया, पर उसने अभी तक तो गुड्स दिए ही नहीं आपको। वो तो लगेगी तो लगेगी, नहीं लगेगी तो नहीं लगेगी, उसके लिए रुकते थोड़ी बैठेंगे, जीएसटी तो हम ले लेंगे, सिंपल है, ठीक है। रिवर्स चार्ज के केस में क्या है सर,
रिवर्स चार्ज के केस में समझो सीन कैसे होगा। रिवर्स चार्ज के केस में सीन कैसे होगा? आरसीएम के केस में टीओएस, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन आरसीएम। आरसीएम के केस में क्या होगा ये बताओ पहले। जीएसटी किसको भरना है? सप्लायर रेसिपिएंट को सामान देगा, रेसिपिएंट जीएसटी पे करेगा। तो यहां पे सब कुछ रेसिपिएंट के हिसाब से बात कर रहे हैं, यहां पे सब कुछ रेसिपिएंट के हिसाब से बात कर रहे हैं। पहली बात क्या कर रहे हैं? पहली बात कर रहे हैं कि भाई साहब ये रेसिपिएंट भरने वाला है ना, तो पहले बताओ रेसिपिएंट को गुड्स रिसीव कब हुए? क्योंकि भैया मेरे को गुड्स ही नहीं मिले, मैं टैक्स काय को भरूंगा? मेरे को गुड्स मिलेंगे तभी मैं टैक्स भरूंगा, गुड्स मिले ही नहीं मैं टैक्स क्यों भरूं? दूसरा चीज, पेमेंट कब करा इसने ये देखना है। नहीं तो सोचो मैं सप्लायर हूं, आप रेसिपिएंट हो, अब आप अपना आरसीएम लगता है, अब आपको जीएसटी भरना है गवर्नमेंट को, आपको सामान ही नहीं मिला, मैंने आपको गुड्स दिए ही नहीं अभी तक, इनवॉइस इशू कर रखा है, मैंने गुड्स दिए ही नहीं अभी तक, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपको बोलता है भैया जीएसटी भरो, आप बोलोगे अबे बावला है क्या, गुड्स तो आने दे। सेकंड केस, आपने मेरे को पेमेंट ही नहीं करा अभी तक। अब जब आपने पेमेंट ही नहीं करा तो गवर्नमेंट को जीएसटी कहां से भरोगे? हाँ, बट गवर्नमेंट ये बोल सकती तूने सप्लायर को पेमेंट दे दिया ना। अगर यहां पे नॉर्मल चार्ज रहता था तो उस पेमेंट के साथ में जीएसटी भी देता था। अब सप्लायर को पेमेंट दे दिया, मेरे को जीएसटी दे मुन्ना। या तीसरा, इनवॉइस डेट प्लस 31 डेज, मतलब जो इनवॉइस डेट है उससे अगला 31 डे प्लस 31 डेज क्यों निकाला? कि अगर इनवॉइस डेट रहा मान लो 5 अप्रैल, तो अपना कौन सी डेट को कंसीडर करना है? अगर इनवॉइस डेट 5 अप्रैल रहा तो अपने को निकालना कैसे? इनवॉइस डेट से 31 डेज कैलकुलेट करो। अप्रैल महीने के 25 दिन और 6 दिन, 6 मई आपका ये थर्ड वाले पॉइंट का डेट आ जाएगा। ऐसे निकालना है 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस की डेट को छोड़ के आगे जो आने वाला 31st डे है वो 3 दिन, ये तीनों में से जो भी अर्लियर रहेगा, तीनों में से जो भी अर्लियर रहेगा उसको टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। एम आई क्लियर ऑन दिस पॉइंट? यस। अब देखो आरसीएम के केस में क्या होगा? डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 31 डेज, 31st डे। ठीक है, डेट ऑफ इनवॉइस में 31 डेज ऐड कर देना, वो जो दिन आएगा ये तीनों में से जो भी अर्लियर रहेगा। अब 12/2 और 13/3 नॉट एप्लीकेबल है, मतलब इनवॉइस भी ढंग का नहीं है, ठीक है, पेमेंट भी कुछ आइडिया नहीं है, सब कुछ दाल में काला ही काला है। सप्लायर को कुछ पूछने गए हम, वो मुंह पे पट्टी बांध के बैठा है। मैंने आपको क्लास के अंदर बताया था, सप्लायर बैठा है, हम कुछ पूछने गए, सप्लायर बोलता है, हमने बोला अरे इनवॉइस कब इशू करा? साहब याद नहीं है। पेमेंट कब आया? वो तो सर देखना पड़ेगा। कहाँ देखना पड़ेगा? बुक्स में। बुक्स तो है ही नहीं। फिर कहा अरे कुछ बताने कोई तैयार नहीं है, फिर हम क्या करेंगे? सप्लायर मुंह नहीं खोल रहा ना, ठीक है, क्योंकि सप्लायर को इसने तो बेचा है, इसको टैक्स वैक्स भरना है, तो इसलिए मुंह नहीं खोल रहा। हम जाएंगे रेसिपिएंट के पास, हम जाएंगे रेसिपिएंट के पास जिसने सामान लिया है। क्यों? वो उस पे का आईटीसी बुक करने वाला है, वो उस पे का आईटीसी बुक करने वाला है। सेकेंडली उसने खरीदा है तो वो उसका खर्चा है, वो डिडक्शन क्लेम करेंगे इनकम टैक्स में। मैंने आपको बचपन में बताया था कि सप्लायर से ज्यादा काम की चीज होती है रेसिपिएंट। क्यों बताए? क्योंकि सप्लायर तो बेच चुका है, इस सप्लायर को गवर्नमेंट को टैक्स देना है। सप्लायर साला छुपाएगा, पर रेसिपिएंट बताएंगे ना, हाँ ना सर लिया ना मैंने, लिया मैंने, मेरे को डिडक्शन चाहिए, मेरे को डिडक्शन चाहिए। देखो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री है, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री हो रखी है, तो जिस दिन उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री हो रखी है उसको अपन टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे, अगर सप्लायर मुंह खोल नहीं रहा तो। जब रेसिपिएंट के बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री हो जाएंगी उसको हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे, अगर सप्लायर मुंह नहीं खोल रहा है तो। क्लियर है बात? चलो
एक बार इसको पूरा का पूरा ढंग से पढ़िए आप। ये एकदम तमीज से भैया बढ़िया से पढ़ो इसको। चलिए हो गया है, उम्मीद करता हूं हो गया होगा। ठीक, अगला पॉइंट, ये गुड्स के मैंने 3 चीजें दे रखी है, 1 2 और 3। सिमिलरली सर्विसेज की भी दे रखी है, और जो बाकी सारी कॉमन है उनको मैंने अलग से दे रखा है नीचे में कॉमन बोल के। ठीक है, चलो अब आते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे। यहां पे सिंपल सी बात है, अगर जो इनवॉइस है वो सेक्शन 31(2) की टाइम लिमिट के अंदर इशू करा है, मतलब 30 डेज के अंदर इशू करा है, और अगर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी से तो 45 डेज के अंदर अगर आपने इनवॉइस इशू कर दिया तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। अगर आप इनवॉइस को 30 डेज के अंदर, सर्विस देने के 30 डेज के अंदर इशू कर देते हो तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट। बट अगर आपने इनवॉइस को इशू नहीं करा तो भैया भूल जाओ, आपने इनवॉइस इशू नहीं करा। हम जाएंगे पीछे, डेट ऑफ सर्विस जब आपने सर्विस प्रोवाइड करी और डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। मैं इसका आपको इंप्लीकेशन बताता हूं कि इसका क्या होगा। ठीक, अब देखो टीओएस ऑफ सर्विसेज, कौन सी? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म वाली। अब मान लेते हैं कि भैया यहां 15 अप्रैल को आपने दिया था सर्विस, 15 अप्रैल को आपने सर्विस दिया था, आपको कितना 30 दिन का टाइम लिमिट दिया था, 15 मई। अगर 15 मई तक आपने इनवॉइस इशू कर दिया, 15 मई तक अगर आपने इनवॉइस इशू कर दिया तो अच्छी बात है। अगर आप 15 मई तक इनवॉइस इशू कर दिए, अब पेमेंट कब आएगा? ऑब्वियसली सर्विस देने के बाद में ही पेमेंट आएगा। मान लेते हैं आपको 20 मई को पेमेंट आया, तो इनवॉइस इशूड विद इन 30 डेज। हाँ जी, विद इन 30 डेज हो गया है इनवॉइस इशू, बिल्कुल हो गया है। तो ये केस में टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 15 में और 20 में व्हिचएवर इज अर्लियर, 15 में। ठीक है, अब सेकंड केस, आपने 15 तारीख को 15 अप्रैल को दिया सर्विस, नॉट इन 30 डेज, आपने 30 दिन के अंदर इशू नहीं करा, आपने इनवॉइस इशू करा 25 मई को, आपने 25 मई को इनवॉइस इशू करा भैया, और आपको पेमेंट कब आई? पेमेंट आई मान के चल लेते 30 मई को आई है। ठीक है, तो ये केस में क्योंकि इनवॉइस 30 डेज में इशू नहीं करा है, तो अब डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ सर्विस व्हिचएवर इज अर्लियर, डेट ऑफ सर्विस आपका टीओएस बन जाएगा, मतलब बैक डेटेड टीओएस बनेगा, और आपको 15 अप्रैल को टाइम ऑफ सप्लाई मान के जीएसटी भरना पड़ेगा। देखो मतलब 15 में होता था, और सर अगर इन केस यहां पे ये केस 1 में ऐसा हो जाता था कि पेमेंट अपने को कुछ 10 मई के आसपास मिल गया तो 10 में टाइम ऑफ सप्लाई हो जाता था। यहां पे पेमेंट अगर आपको 15 मई को मिल गया तो टाइम ऑफ सप्लाई यही रहता था 15 अप्रैल, समझे? तो भैया सिंपल सी बात है, 30 दिन में इनवॉइस इशू कर लो। इनवॉइस की डेट, अगर पेमेंट पहले मिला है तो पेमेंट की डेट, या पेमेंट बाद में मिल रहा है तो इनवॉइस की डेट को हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। ठीक है, बट अगर आपने 30 डेज में इनवॉइस इशू नहीं करा, अगर आप 30 डेज में इनवॉइस इशू नहीं करते हो तो जिस दिन आपने सर्विस दिया था ना, उस दिन को आपका टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे भैया। बहुत होया, मजा आ गया, समझा? चलो अगला पॉइंट। अब अगर आरसीएम रहा तो क्या होगा? ये सेकंड वाला पॉइंट है, ये आरसीएम का है अपना, ठीक है ना, क्योंकि ये हेडिंग यहां पे ही दे रखे हैं मैंने। तो आरसीएम के केस में सिंपल है, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, सर्विस है
तो सर्विस रिसीव तो नहीं होती है, तो टैक्स कौन भरने वाला है? रेसिपिएंट भरने वाला है। तो डेट ऑफ पेमेंट होना चाहिए ये एक्चुअल में, डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 61 डेज। यहां पे 31 डेज था गुड्स में, यहां सर्विसेज में 61 डे है, मतलब डेट ऑफ इनवॉइस से 61st डे आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस से 61st डे आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। इसको याद करके चलना है, ठीक है, मतलब सारी चीजें ऑब्वियसली याद ही करनी है। अब अगर सर्विस आप इंपोर्ट कर रहे हो अपने किसी फॉरेन ब्रांच से, एसोसिएटेड एंटरप्राइज है, पास वाले लोग हैं, तो देने वाला सप्लायर किधर है? इंडिया के बाहर है। सप्लायर इंडिया के बाहर है, सप्लायर इंडिया के बाहर है, रेसिपिएंट इंडिया में है, तो ऑब्वियस है टैक्स कौन भरेगा? ये आदमी टैक्स भरेगा, मतलब आरसीएम लगेगा, क्योंकि सप्लायर तो बाहर बैठा है, बट दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है, मतलब अपनी ही कोई ब्रांच है। तो ये केस में अपनी ही कोई ब्रांच है, तो ये केस में भैया हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि ये जो रेसिपिएंट है इंडिया में, इसने अपने बुक में एंट्री कब करा है, बुक एंट्री कब करी है कि भैया सर्विस आ गई है, और हम देखेंगे पेमेंट का डेट। दोनों में से विच एवर इज अर्लियर आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। सिंपल है, एकदम सिंपल रखो। सर ऐसा रहा, सर वैसा रहा, इतना दिमाग मत लगाओ। ये पहले पूरा अच्छे से प्रोविजन याद करना, फिर जाके क्वेश्चन सॉल्व करना, आपसे सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और अगर इतना आपको कभी सिंपल लगा होगा तो मेरा नाम बदल दो, और अगर सिंपल लग रहा है तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मतलब जो बच्चा घूमता फिरता आ रहा है उसको पता चले कंटेंट क्या है। क्योंकि हम ज्यादा फैंसी सेटअप रखते नहीं है, हम नॉर्मल से लोग हैं, सिंपल सी चीजें करते हैं, सिंपल दिखते हैं, सिंपल रहते हैं, ठीक है। ओके, अर्लियर ऑफ, डेट ऑफ सर्विस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रेसिपिएंट और डेट ऑफ पेमेंट। अगेन कुछ लफड़ा हुआ, सप्लायर कुछ बोलने को ही रेडी नहीं है, तो रेसिपिएंट के पास जाएंगे, उसको पूछेंगे भैया बता, चल बता तूने कब सर्विस ली है, खत्म है। ओके, अब कुछ कॉमन पॉइंट्स फॉर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर वाउचर सप्लाई करे हैं तो भैया क्या करेंगे हम? जो वाउचर सप्लाई करे हैं उसमें देखेंगे कि ये वाउचर से आपको मिलने वाला क्या है। अब वाउचर से जो मिलने वाला है वो फिक्स्ड है, मतलब हमको पता है कि ये वाउचर से क्या, वाउचर को जब रिडीम करेंगे तो इससे क्या मिलेगा। जैसे आपको वाउचर दिया कि आप एक एलपी की शर्ट ही ले सकते हो 2000 रुपए की, तो मतलब जब वाउचर इशू कर रहे हो उस टाइम पे क्या सप्लाई होने वाला है ये आइडेंटिफाइबल है, पता है हमको क्या इशू कर रहे हैं, हम क्या खरीद सकता है ये वाउचर के अगेंस्ट। हाँ, तो अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर, तो जब वाउचर इशू कर रहे हो वही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। हाँ, जैसे मैंने आपको वाउचर दिया, ठीक है, मैंने बोला भैया आप pranavchandak.com पे जाके टैक्स के लेक्चर्स में ले सकते हो, इससे टैक्स के लेक्चर्स ले सकते हो। अब जब मैंने आपको वाउचर इशू करा तो उसी टाइम पे मेरे को पता था ये वाउचर रिडीम किसके अगेंस्ट होने वाला है, टैक्स के लेक्चर्स के ही अगेंस्ट ये वाउचर रिडीम होने वाला है। तो बोलते हैं जब इशू करा तुमको पता था ना कि वाउचर काय के अगेंस्ट यूज हो सकता है, इससे क्या सप्लाई करने वाले हो, सप्लाई आइडेंटिफाइबल था ना एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर। बोले हाँ, तो बोले जब इशू करा वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो गया। बट सेकेंड केस, अदर केस आइडेंटिफाइबल नहीं था, मैंने आपको वाउचर इशू करा, मैंने बोला भैया इससे आप 2000 का कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हो, या रिलायंस के ट्रेंड्स में ऑफर आते हैं, या रिलायंस वालों के वाउचर्स मिलते हैं, जब आप जाते हो ना बोलते नेक्स्ट शॉपिंग के ऊपर 2000 रुपए ऑफ, अगर 6 महीने के अंदर कर रहे हो तो वो केस में अपने को पता ही नहीं होता, अपने को पता ही नहीं होता कि भैया ये आदमी इस वाउचर से क्या खरीदने वाला है। मैंने आपको वाउचर दिया, मैंने बोला पीसीए प्रणव चांडक एकेडमी की वेबसाइट पे जाओ और भैया आपको जो भी खरीदना है खरीद लेना 5000 का। अब मैंने जब वाउचर आपको इशू करा तो मेरे को पता था आप क्या खरीदने वाले हो, नहीं पता था, तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, सर अभी सप्लाई नहीं हुआ, रुको 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 रुको, कब तक, जब तक आप रिडीम करवाते हो। जब आप रिडीम करवाओगे तब
तब हमको पता चलेगा कि भैया क्या खरीदा है आपने, काय का सप्लाई हुआ है, क्या सप्लाई हुआ है, समझे? अब एक नालायक बच्चा पूछता है सर अगर सप्लाई रेडी में नहीं करा तो फिर क्या है? अब जब उसने वाउचर रेडी में नहीं करा तो कुछ सप्लाई हुआ ही नहीं, और सप्लाई होना ही नहीं है, खत्म विषय, खत्म हो गया विषय, फिर काय की जीएसटी है, समझ रहे हो ना? हाँ। अब रेसिडुअल केस मतलब बची कुची केसेस, अगर ऊपर कहीं भी आप कवर्ड नहीं हो, जैसे आपके घर पे रेड वेड गिर गई, कोई स्क्रूटिनी हुई, आप पकड़े गए और आपकी ऑफिसर ने लाइबिलिटी निकाल ली, प्रॉपर ऑफिसर ने लाइबिलिटी निकाल ली 2 लाख रुपए की। अब अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो तो आप 2 लाख के लिए रिटर्न फाइल करना पड़ेगा आपको। तो जब आप रिटर्न फाइल करोगे, क्योंकि आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, अब आप रिटर्न फाइल करोगे, तो जब आप रिटर्न फाइल करोगे उस डेट को ही, जिस दिन आपने रिटर्न फाइल करा उस डेट को ही टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा और तभी के तभी हाथों हाथ जीएसटी कलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है? बट अदर केसेस आपने रिटर्न फाइल नहीं करा, आप रंगे हाथों पकड़े गए, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, आपको बोले चल बेटा इतना टैक्स भरना है तेरे को, इतना टैक्स भरना है तेरे को, तो जब आप टैक्स भरोगे उसको ही टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। सर टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे? अबे टाइम ऑफ सप्लाई निकालने का मकसद क्या है? टैक्स भरवाना। अब जब डायरेक्टली टैक्स भरने का ऑर्डर आ गया तो खत्म हो गया ना विषय। अब क्या टाइम ऑफ सप्लाई देखते, तो बोले जिस दिन भरा उस दिन को ही डीम्ड टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे और हम टैक्स कलेक्ट कर लेंगे, खत्म है बात, ठीक है? एक और बात आती है, इंटरेस्ट, लेट फीस या पेनल्टी जो सप्लायर को मिलती है, आपको याद है? वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं याद होगा, अभी मैंने वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं करवाया। वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर जो सप्लायर को इंटरेस्ट मिलता है, लेट फीस मिलती है या पेनल्टी मिलती है, तो उसको भी वैल्यू में इंक्लूड किया जाता है। यस। प्लस एक और बात याद रखना कि जब वैल्यू में आप इंक्लूड करोगे ना, तो जैसे आपको इसके ऊपर अलग से जीएसटी नहीं लगता, इसके ऊपर अलग से जीएसटी नहीं लगता। जैसे मान लेते हैं कि भैया 1000 का इंटरेस्ट आया है, तो ये 1000 के इंटरेस्ट को इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी माना जाता है। 1000 के इंटरेस्ट को इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी माना जाता है, इंटरेस्ट के ऊपर और अलग से जीएसटी चार्ज नहीं करते कभी। जैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई है, जैसे गुड्स की वैल्यू है, वो गुड्स की वैल्यू के ऊपर जीएसटी चार्ज करते हैं, बट इंटरेस्ट पेनल्टी के ऊपर अलग से जीएसटी चार्ज नहीं करते। उसके अंदर जो पैसा मिलता है इंटरेस्ट या पेनल्टी का, वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी माना जाता है। एक बात। दूसरी बात, तो ये 1000 रुपए वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं हुई है, 1000 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100% ये आपका वैल्यू हो जाएगा, और 1000 डिवाइडेड बाय 118% इंटू 18% आपका जीएसटी हो जाएगा। मतलब मैं 18% का रेट मान के चल रहा हूं, ठीक है? अब सर ये इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी, इसका टाइम ऑफ सप्लाई कब का रहेगा? आप सप्लायर को जाके बोलो जब तूने ओरिजिनल गुड सप्लाई करे ना, सुन लो मेरी बात, जब तूने ओरिजिनल गुड सप्लाई करे उसके लिए जो टाइम ऑफ सप्लाई था वही टाइम ऑफ सप्लाई हम तेरे को इंटरेस्ट के ऊपर लगा देते हैं। वो आपको पीटते बैठेगा, क्यों? वो बोलेगा भैया उसने टाइम पे पैसा नहीं दिया इसलिए मैं इंटरेस्ट ले रहा हूं। अब जब वो इंटरेस्ट भरेगा उस दिन आप टाइम ऑफ सप्लाई मानना, अभी मत मानो उसने पैसे नहीं दिए, अरे भाई वो इंटरेस्ट आपने मेरे पैसे डुबाए, मैंने आपको इंटरेस्ट लगाया, प्रॉपर ऑफिसर मेरे पास आ गया, बोले तूने इंटरेस्ट लगाया ना, लगा रहे हो ना, भरो जीएसटी। मैंने बोला अबे पागल है क्या, उसने अभी तक गुड्स के पैसे नहीं दिए, इंटरेस्ट कब देगा पता नहीं है, जब आएगा ना तब भर दूंगा, समझ रहे हो? जब आएगा तब भर दूंगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? जिस दिन सप्लायर को इंटरेस्ट, लेट फी या पेनल्टी मिल गई वो दिन टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। डन है? अब एक छोटी सी बात आती है, उसको अपन खत्म कर देते हैं। ये वाला तो फालतू का पॉइंट है, सप्लाई शैल बी डीम्ड टू हैव बीन मेड टू द एक्सटेंट इट इज कवर्ड बाय द इनवॉइस और पेमेंट। मतलब जितने का इनवॉइस है उतने का ही सप्लाई किया, ऐसा माना जाएगा। मतलब मैंने आपको सामान दिया 10 लाख का, पर मैंने इनवॉइस 4 ही लाख का दिया, तो 4 लाख का ही सप्लाई किया ये माना जाएगा, और 4 लाख पे जीएसटी लगेगा। सर फिर 6 लाख ऐसा आप कर नहीं सकते हो, पर अगर आपने कर दिया है तो गलत बात है, पकड़े गए तो आपको धोएंगे पकड़ के, पकड़े गए तो आपको धोएंगे पकड़ के, इसको बोलते कच्चे में देना, और ये देना अलाउड नहीं है, ठीक है ना? बट फिर भी जीएसटी के पर्पस के लिए आपको जीएसटी कितने पे लगेगा? जितने का इनवॉइस कवर्ड है या जितने का पेमेंट आया है,
ठीक है, ओके। अब ये लास्ट वाला पॉइंट है, एक्सेस पेमेंट रिसीव्ड अप टू 1000 रुपए। ये चिल्लर अमाउंट है, ये 1000 रुपए चिल्लर अमाउंट है। अब हुआ क्या कि मैं गाड़ी सर्विसिंग करवाने गया, और जिधर से मैं गाड़ी सर्विसिंग करवाता हूं वो फिक्स है, ठीक है। अब उसका बिल बना था 4890 रुपए। मैंने बोला भाई 4890 रुपए क्या बोलूं, 4890 बताओ। अब मैं क्या करता हूँ, दिशा मैम को स्कैनर भेज देता हूँ, क्योंकि उनके पास अकाउंट है ऑफिस का, तो मैं उनको स्कैनर भेज दिया। मैंने बोला मैडम इस पे पे कर दो, कितना, 5000 रुपए। पर बिल कितने का था, इनवॉइस कितने का था, इनवॉइस मिला था मेरे को, अभी जो इनवॉइस मिला है, आज क्या डेट है, आज डेट है 25 मई, ठीक है। 25 मई के दिन का इनवॉइस है 4890। बट ये जो एक्स्ट्रा का 110 है, एक्सेस पैसा दिया, उसका क्या करना, क्योंकि अभी का जो इनवॉइस है मैं 4890 के ऊपर अगले महीने मतलब 20 जून को टैक्स भरूंगा, या वो आगे वाला बंदा टैक्स भरेगा, ठीक है। अब ये 110 का क्या होगा, ये जो एक्स्ट्रा 110 दिए हैं उसका क्या होगा। तो इसके लिए दो ऑप्शंस है, एक, वो आदमी अभी अलग से नया इनवॉइस इशू करेगा एडवांस के नाम से, और उस पर जीएसटी भर देगा, या दूसरा, वो आदमी क्या करेगा, वो आदमी नेक्स्ट सप्लाई में एडजस्ट करेगा। बोले सर नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तब एडजस्ट कर लेंगे। मतलब ये 110 रुपए का जो इनवॉइस है ये मेरे को अगली बार मिलेगा, तो चलता है। ये जो एक्सेस अमाउंट है अगर 1000 रुपए तक रहा तो उसको आप नेक्स्ट सप्लाई में से एडजस्ट कर सकते हो। मतलब ये 110 रुपए का इनवॉइस, नेक्स्ट इनवॉइस जब भी बनेगा उसमें 110 रुपए ऐड हो जाएंगे, और इस 110 पे मेरे को टैक्स कब भरना पड़ेगा, नेक्स्ट सप्लाई के टाइम पे मेरे को, मतलब सप्लायर को। अभी इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है, बट यही एडवांस 1500 रुपए का रहता ना, तो भैया तुमने एडवांस लिया, अब भी के अब भी इनवॉइस इशू करो, अब भी के अब भी। बट 1000 रुपए तक तो है तो चिंता नहीं है, रुक जाओ। ये लिखा है, पढ़ो। इफ पेमेंट रिसीव्ड इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ गुड्स in invoice, excess being up to 1000 रुपए, supplier can choose to take date of invoice issued with respect to such excess amount. Supplier can choose to take date of invoice issued with respect to such excess amount as time of supply of goods for such excess value. मतलब ये जो excess amount का invoice issue करेगा, अब excess amount का invoice कब issue करेगा, अब भी के अब भी कर लिया तो अब भी के अब भी टाइम ऑफ सप्लाई है, बट उसने बोला भैया ये है ना अगले बिल में से एडजस्ट कर लेंगे, नेक्स्ट इनवॉइस में से एडजस्ट करेंगे। मतलब जो नेक्स्ट इनवॉइस है वो इस एक्सेस 110 रुपए का इनवॉइस है, तो वो केस में सप्लायर अभी नहीं, सप्लायर नेक्स्ट इनवॉइस जो बनेगा उसको ये 110 रुपए के एक्सेस इनवॉइस बोल देगा, और उसको टैक्स कब भरना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम। मुद्दे की बात सिंपल है, अगर 1000 रुपए तक आपको एडवांस मिल रहा है या एक्स्ट्रा का पैसा मिल रहा है, ये एक्स्ट्रा पैसा क्या है, बेसिकली एडवांस ही ना अगले सप्लाई के अगेंस्ट। हाँ, तो 1000 रुपए तक आपको एडवांस मिल रहा है तो उसके लिए अभी इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। आप अगली बार जब इनवॉइस इशू करोगे या जब आप अगली बार सप्लाई करोगे उस सप्लाई की इनवॉइस में से ये 110 रुपए एडजस्ट कर देना, सिंपल है। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको बता देता हूं। नेक्स्ट अगली बार क्या हुआ, नेक्स्ट सप्लाई को मेरा अगली बार बिल हुआ मेरा 6000 रुपए या 6200 रुपए, मैंने 110 रुपए माइनस करके उसको 6090 रुपए ट्रांसफर करवाए। बट मैंने ट्रांसफर कितने करवाए, 6090 रुपए, बट इनवॉइस कितने का बना, 6200 का। तो आ गया ना, मैंने उसको पैसे दिए 6090 प्लस पिछले बार के 110 रुपए, और ये इनवॉइस जब का डेट है, ये इनवॉइस की जो डेट है वो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी फॉर एक्सेस अमाउंट, क्योंकि ये 6200 का इनवॉइस बनाएगा ना वो इस बार, जिसमें से मैं उसको पेमेंट सिर्फ 6090 का करूंगा, 110 रुपए पिछले बार के एडजस्ट कर ले भाई।
तो वो बंदा इस बार इनवॉइस तो 6200 का है, तो टैक्स इस बार भरेगा 6200 पे, मतलब पिछले बार का 110 प्लस इस बार का 6090, ये टोटल मिला के 6200 पे उसने अभी टैक्स भरा। मतलब पिछले बार का एक्सेस तब नहीं अब भरेगा नेक्स्ट सप्लाई में से जब वो एडजस्ट करेगा। ठीक है, ओके। आई होप यहां पे सारा आपको क्लियर होगा। ये इतना सा छोटा सा पेज है, क्यूट सा, इस पेज को इतना इतना प्यार से निहारिएगा ना कि भैया मजा आ जाए आपको जिंदगी में। ये फुल स्क्रीन कर दे रहा हूं उन बच्चों के लिए जिनके पास बुक्स नहीं है, वो एक बार इसको देख सकते हैं। अपन शुरू करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, जो रिकॉर्डेड वाले बच्चे हैं उनके लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई अलग से आएगा। जो ऐप वाले बच्चे हैं अभी रुक जाओ, अपन वैल्यू ऑफ सप्लाई शुरू करेंगे 5 मिनट के ब्रेक के बाद। ठीक है, रिकॉर्डेड वाले बच्चों से गुजारिश है कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अगर पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और भैया जितने भी सीए सीएस सीएमए के बच्चे हैं उन तक हमारा नाम जरूर पहुंचा देना, ताकि उनको कभी आगे जिंदगी में कोई टैक्स में दिक्कत आए तो हमसे लेक्चर लेना कंसीडर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।